नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी आकाश कुमार पर। आज मैं आपके लिए 2009 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और इसे हमें ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। शुरू करेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिनको भी आंसर पहले से पता रहे वो नीचे कमेंट में कमेंट करते चलेंगे, और जिनको ना पता हो वो अच्छे से वीडियो को समझेंगे, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन सहित कराऊंगा। जितने भी व्याख्या होंगे, जितने भी एक्सप्लेनेशन करने को होंगे, मैं आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करते चलूंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछा जाए तो आप उसे बना सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1962 ईस्वी। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड्स, आप याद रखोगे कि 1962 की ये भारत चीन युद्ध करीब 1 महीने तक चली थी, और इसका क्षेत्र जो था लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। और इस युद्ध को भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। आवाज क्लियर जा रही है सभी को? भारत चीन युद्ध जो हुआ था इसे भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि 1962 का ये जो भारत चीन युद्ध था, इसका कारण सन 1950 में जो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ, 1959 में, समझ लीजिएगा सभी कंसेप्ट को, आपको आपके काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं। एंड 1959 ईस्वी में तिब्बत में हुए तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो चीन क्या हुआ, भड़क गया। चीन एकदम आक्रोशित हो गया भारत पे, और भारत चीन सीमा विवाद पर हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। और युद्ध का दूसरा कारण यह भी है कि हिमालय क्षेत्र का सीमा विवाद, और इसमें क्या हुआ था, भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये सब आप याद रखो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रहे, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको बिल्कुल सही मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, 27 मई 1964 को। और एक बात याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ये जो भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध में इनकी बहुत निंदा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने वायु जो एयरफोर्स का होता है, इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया था युद्ध में, और जिसके कारण भारत को हार का सामना करना पड़ गया था। तो ये आप याद रखोगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो इसका सही आंसर आपका 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। कहाँ में? तो दिल्ली में। आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में इनकी निधन हुई थी, हार्ट अटैक आ गया था इनको। और जन्म इनका हुआ था 14 नवंबर को। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 14 नवंबर 1889 को, 1800, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1889 ईस्वी को 14 नवंबर को जन्म हुआ था। और 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रन डे के रूप में, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? देखिए, समझिएगा सभी क्वेश्चंस को, इसीलिए आपको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाता हूँ, आपको वीडियो समझ में आती है। तो आप लोग कमेंट के चक्कर में ना रहें, पहले वीडियो को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। मैं जानता हूँ कि सभी में टैलेंट है, लेकिन आप लोग पहले कंसेप्ट को समझिए। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड का, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। और साथ साथ अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप वहां पर टिक आउट करते चलोगे सभी क्वेश्चन, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वीवीआई तौर पे आप इसे टिक लगा सकते हैं कि वीवीआई रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। ये गुट निरपेक्षता जो आपके टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका सही आंसर 4 का ऑप्शन भी हो जाएगा, बेलग्रेड में। बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन, बेलग्रेड में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, ये जो थे ये शामिल थे। ये तो शामिल हो गए ही, भारत के जो प्रधानमंत्री जो ठहरे। और याद रखोगे आप लोग, यहाँ पर बेलग्रेड का जो मुख्यालय है, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया में है। ये सब आपको याद रखना है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ में है? तो इंडोनेशिया में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी टर्म्स आपके लिए। मैं आपको केवल टिक आउट नहीं कराता हूँ, बल्कि आपको कंसेप्ट भी देते चलता हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से समझोगे। अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए। और हिस्ट्री का मैंने 2009 तक के सभी क्वेश्चंस में इनको सोल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। क्वेश्चन 5 है हमारा, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। बच्चे वाली क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हो इसका आंसर, बिल्कुल सही है।
5 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा। 15 अगस्त 1947 में भारत ने लंबे समय के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी। ऐसे तो आप लोग 14 अगस्त की 12 बजे रात को, तो 15 अगस्त ही हो गया ना, 15 अगस्त 1947 याद रखोगे। आगे आगे आंसर देने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्ट समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब आंसर को आप केवल करते जाइएगा। अब मान लीजिए आप एग्जाम में आंसर देना भूल गए, तो आपको कुछ कंसेप्ट याद रहेगा तो आप मतलब टिक कर सकते हो। क्वेश्चन अगर घुमा देगा, जैसे मैंने आपको भारत चीन युद्ध के बारे में बताया, अब दे देता कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में हार का सामना किसे करना पड़ा, तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे खासे कंसेप्ट दिए जी, आप बता सकते हो। अगर लॉन्ग में पूछ देता आपसे कि भारत चीन युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें, तो आप बता सकते हो ना कि चीनी तिब्बती हमला, या आप ये भी बता सकते हैं कि हिमालय का जो हुआ सीमा विवाद। तो आप मतलब समझिएगा तो अच्छे से लिखिएगा, तो समझिए वीडियो को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन 6 है हमारा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। मैंने बहुत साल प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चंस को देखा ही देखा है। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बिल्कुल सही है, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था, डिसोसिएशन हो गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, तो 7 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर 5। याद रखोगे आप सभी लोग, ये इसके जो अस्थायी सदस्य हैं वो आपके 5 है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या इसकी कितनी है, तो 10 है। अस्थायी सदस्य में आपका हो गया अमेरिका, हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये सब आप नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। जो यूरोपीय इकोनॉमिकल जो थी समुदाय कम्युनिटी थी, इसकी स्थापना कब हुई, यही क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1957 में हुआ था। 1957 में हुआ था, तो कब हुआ था, 1957 में कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखना 25 मार्च को हुआ था। मैं इसलिए 2 बार क्वेश्चंस को बोलता हूँ ताकि आप लोग को समय मिल जाए क्वेश्चंस पढ़ने का, और जिनको पहले से याद रहे वो लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हो कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है साथियों। तो 9 का सही आंसर आपका 10 दिसंबर हो जाएगा। ऐसे डी इज द राइट आंसर, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य यही रहता है कि विश्व भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर आकर्षित करना, कि आपके ये अधिकार हैं, आपके पास मौलिक अधिकार है, ये है वो है अपने अपने देश का। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को इसीलिए मनाया जाता है, हाल ही फिलहाल में मनाया गया है। तो आप लोग याद रखोगे ये सभी क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आती होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो नीचे एक कमेंट, प्यारा सा एक अपना कमेंट लिखिएगा, जिससे कि मुझे हौसला मिले और भी मैं आपके लिए अच्छा कर सकूं, क्योंकि समय बहुत कम है। अब हम लोग के पास मुश्किल से 1 महीना है, 1 महीना में जितना हम लोग कर सकते हैं वही करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 हमारा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। अब दक्षिण एशिया में तो हम ही लोग आते हैं, हमारा देश भारत तो दक्षिण एशिया में, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से ले लो तो चाइना हो गया, चीन हो गया, और इसमें हो गया तो इसमें हमारा क्या हो गया, भारत। और चीन यहाँ पर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है, भारत। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारत इज द राइट आंसर। और देखिए भारत क्या है, आकार में भी बड़ा है दक्षिण एशिया में, जनसंख्या में भी बड़ा है, सकल घरेलू उत्पाद में भी आगे है, मतलब आगे ही आगे है, जनसंख्या में भी आगे है, हर चीज में आगे है भारत। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन हुआ, भारत। नेक्स्ट है 11, जनता पार्टी की सरकार कब बनी। ये जो जनता पार्टी थी आपकी, इसकी सरकार कब बनी, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही नहीं बार बार काफी ज्यादा कहता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं कह रहा हूँ। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी साथियों। कांग्रेस को स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, कब, तो 1977 में ही पहली बार कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। या एक क्वेश्चन मैंने ये भी देखा था कि गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। तो आप याद रखिए 1977 में कांग्रेस को सबसे पहली बार हार मिली, यानी कि 1977 में ही ना गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई बने थे, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। आप यहाँ पर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और कब बने, तो 1977 में। और पहली बार स्वतंत्र भारत में कांग्रेस को हार का सामना कब करना पड़ा, तो
1977 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, क्या कहाँ के थे, जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। और ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा है क्वेश्चन, लॉन्ग में आपके पूछा था कि कितने सीटों से जीते थे, तो 298 सीट क्या हुआ था, तो इन्हें 298 सीट जीत लिए थे, 298 सीट, यानी कि पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा। हमारे यहाँ 222 से 223 अगर आप लाते हो तो क्या होता है, पूर्ण बहुमत हो जाता है, और यहाँ पर इन्होंने 298 सीट लाए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आ गई यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात। इंदिरा गांधी ने बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या हुआ, हुआ क्या था ना, इंदिरा गांधी लगा दी थी, यहाँ पर हो गया था तत्काल में प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और इनसे उनको, इसमें क्या था, ये सब जो निजी बैंक था, इसमें बड़े बड़े घरानों का बैंक खाता खुला हुआ था, तो उससे हमारे देश को फायदा होने लगा था। तो ये किए थे इंदिरा गांधी ने। एक साथ कितने बैंकों का, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा, एक साथ 14 बैंकों का निजीकरण किया गया था। तो किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। कब, तो 19 जुलाई 1969 को। जितना भी हो सकेगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन करते चलूंगा। 19 जुलाई 19 जुलाई 1960, बस आप लोग समय दीजिए हमें। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, इन्होंने 14 बैंकों का निजीकरण, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। याद रखोगे आप सभी लोग। 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। सभी को पता है, हिंदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन भी हो जाएगा। मूर्ख से मूर्ख को पता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मूर्ख है ही नहीं। ऑल आर इंटेलिजेंट, सब लोग तेज हैं। और मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग जितना भी हेल्प हमसे लेना है, आप कमेंट कर 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 हेल्प लेते जाइए। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, आप हमसे हेल्प लेते रहिए। और 80+ कम से कम, सभी का 80+, जो भी बच्चे रेगुलर अगर मेरी क्लासेस को फॉलो करें, 80+ जरूर से जरूर आप लोग अटेंड कीजिए। और संविधान ने हिंदी को कब मान्यता दिया था, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। 14 सितंबर को ऐसे भी हिंदी दिवस के रूप में मनाते ही हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो कब, 1949 में, 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, 1949 में इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा का, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी के कब अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया साथियों। तो 14 का सही आंसर है, फटाफट कमेंट एक बार मैं देखना चाहूंगा आप लोगों का, मैं भी थोड़ा थक जाता हूँ। चलिए, इतने ज्यादा कंसेप्ट को याद कर कर फिर आप लोगों को सामने पेश करना बहुत, मतलब एक तरह से अच्छा समझिए कि एक तरह से मेरी भी प्रैक्टिस होती चलती है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, प्लस में मैं भी यही सब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो इससे मुझे भी फायदे हैं और आपको भी फायदे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे भी सब सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिवाइज होते चले जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन 14 है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, कब अपनाया गया शॉक थेरेपी को, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 1990 में। गलत आंसर तो मिलेगा नहीं, हाँ एक आध दो वीडियो में एक आध दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, मैंने उसका नीचे कमेंट में पिन कर दिया, उसके बाद से कहीं पे आपको गलत मिलने वाला नहीं है। तो शॉक थेरेपी के 1990 में अपनाया गया था, और ये आप लोग को याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों। तो याद रखिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे रखी है। मैंने 2019 का पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी करा रखा है, 2009 से स्टार्ट किया हूँ अभी, 2009 करेंगे, उसका 2010, उसके बाद 2011, इसी तरह से हम लोग एक सीक्वेंस के साथ एक सीरीज में हम लोग करते चले जाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर है। 17 है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे इसमें, नहीं जी, भीमराव अम्बेडकर इज नॉट राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद होंगे। राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के ही थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के, तो जगदीशपुर से कोई है यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ये भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है,
तो हाईलाइट करूं या पेन से लिखते चलूं, आप ही लोग बताइएगा। हाईलाइटर में से आप लोग को, अगर आपके फोन में क्वालिटी भी कम रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को देख पाओगे। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन है विश्व शांति। विश्व शांति इसका विदेश नीति का आधार स्तंभ है। 20 है, फिर भी पाकिस्तान हमें शांति से रहने नहीं देता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बीएलओ आपके जाएंगे गांव में, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं वो जाकर सभी का जो आपका मतदाता पर्ची होता है उसमें सभी का नाम जोड़ते हैं, पहचान पत्र बनाते हैं। और अब आप लोग भी खुश रहिए, जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अब आप लोग का भी अगले साल से 18 ईयर्स पूरा हो जाएगा, अगले साल या एक साल बाद से, तो आप लोग भी अपना नाम जुड़वा सकते हो, ठीक है, वोट दे सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? हाँ, ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी दल थे, जितने भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल थे, सबने 1975 में जो इंदिरा गांधी ने आपातकालीन घोषणा की थी, सबने इसका विरोध किया था। लेकिन एक ऐसा दल था, एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने इसका सपोर्ट किया था, और एक आपके ऐसे नाम भी हैं जिसने भी सपोर्ट किया था। विनोबा भावे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो विनोबा भावे ने भी इसका सपोर्ट किया था, और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। बिल्कुल सीपीआई इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, सीपीआई ने क्या किया था? 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। और जो ये 25 जून 1975 में भारतीय राजनीति में एक ऐसा ही मोड़ आया था कि जिसे हम आपातकाल यानी इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया भी अच्छे खासे बात है, और तकरीबन सभी राजनीतिक दलों और कई कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी के इस कार्य के लिए बहुत ही निंदा की थी, लेकिन वही जो आपका एक दल राजनीतिक दल था, सीपीआई दल था, उसी ने क्या किया था? तो इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो यही एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने आपातकाल का समर्थन किया था। और विनोबा भावे का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, उन्होंने भी समर्थन किया था और कहा था कि अनुशासन का पर्व कहकर इसे समर्थन दिया था। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होते हैं, और सभी के मन में नरेंद्र मोदी आ होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं जी, जो प्रधानमंत्री होते हैं जो होते हैं वही भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और देखिए, हाँ एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, भारतीय योजना आयोग जो देखिए, योजना आयोग का 13 अगस्त 2014 के बाद से नाम बदल गया है। अब योजना आयोग आपको सुनने को नहीं मिलेगा, अब आपको नीति आयोग सुनने को मिलेगा। तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया कब? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ है। तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस आपका 2009 का हो रहा है। तो 2009 का हो रहा है तो कुछ तो चेंजेस आ ही सकते हैं क्वेश्चंस में। समझ में आ रही है कि नहीं वीडियो सभी को? 23 नंबर क्वेश्चन है, सीटीबीटी का पूर्ण रूप लिखिए। तो सभी को पता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट 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 हो गया ना, टेस्ट बार ट्रीटी होता है, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए। ASEAN लिख दूं? लिख दें? सीटीबीटी भी लिख दें जी। देखिए, सीटीबीटी का मतलब होता है एक ऐसा समझौता जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो आराम से क्वेश्चंस में भी, आपका COMPREHENSIV, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट, ये सब है। यूनेस्को, यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखिए यहाँ पर। एशियन का, तो एशियन का तो आप सभी लोग जानते हैं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको क्या करना है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड क्या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी लोग इसका तो फुल फॉर्म सभी को बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 26 है हमारा, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके संस्थापक थे। सुंदर इस आंदोलन को चंडी प्रसाद ने और गौड़ा देवी की ओर से मतलब किया गया था, और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका आगे भी नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग याद रखोगे।
भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था? कब हुआ था साथियों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। आप लोग याद रखोगे ये सब। अब थोड़ा हम लोग फास्ट मोड में करते हैं क्योंकि समय ज्यादा ले लिया मैंने। 29 है हमारा, 40 क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? वैसे भी सभी क्वेश्चन में कोई इतना कंसेप्ट है नहीं। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका 30 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की 1951 से 1956 यानी 5 सालों तक चला यह पंचवर्षीय योजना भारत में पहली बार 1951 में शुरुआत किया गया था। शिवसेना किस प्रांत की सक्रिय है? शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है साथियों? सभी पता है शिवसेना, उद्धव ठाकरे सबका नाम सुनते ही होंगे आप लोग। ऑप्शन है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 33 का सही आंसर आपका ऑप्शन है 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? वही गोलकनाथ मुकदमा बनाम पंजाब 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में आप लोग याद रखोगे। गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? तो 1967 ईस्वी में गोलकनाथ मुकदमा बनाम पंजाब हुआ था। नेक्स्ट है 35, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, तो हम लोग फास्ट में कर रहे हैं। सूचना का अधिकार जो हुआ था इसका आंसर आपका 1967 होगा, क्योंकि गोलकनाथ मुकदमा बनाम पंजाब 1967 में हुआ था। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 2005 में। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया था। 36 है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद के धारा पर क्या है? विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट है 37, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा, दिल्ली चलो का नारा, जय जवान जय किसान का नारा, ये सब आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये आप लोग याद रखिएगा। 38 है हमारा, जयप्रकाश नारायण। 38 है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण आपका समाजवाद के विचारधारा पर टिका हुआ है। नेक्स्ट है 39, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म आपका 23 जनवरी 1897 को हुआ था। याद रखोगे, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पूछा एक जगह आपको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पूछा और सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 40 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। पूरा ना पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर से जरूर मैच करेंगे। अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो 45 से लेकर 50% के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके मैच करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा ज्यादा समय लगा लेकिन आपको कंसेप्ट मिला होगा। तो दोस्तों, अगर इसी तरह से आप वीडियो को पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।